बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस का एनालिसिस। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, लिस्टिंग, डी मर्जर एंड ऑन द टॉप ऑफ इट सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्सक्लूसिव फैक्ट्स अबाउट द कंपनी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम एंड ट्विटर, सो डू फॉलो अस देयर ऑल्सो। उनके लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विच कुड बी द मनी मेकिंग मशीन इन द इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। सो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन समझे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हो रहा है। द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी डीमर्जिंग। ओके, इस चीज़ पे बेसिकली जो कंपनी के चेयरमैन है उनका क्या कहना है, तो ही सेड कि इट विल बी अ ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल कस्टमर सेंट्रिक एंड डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी ऑफरिंग्स जो होंगी वो अफोर्डेबल भी होंगी, इनोवेटिव भी होंगी। ठीक है, साथ ही में इट विल बी अ टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस and they will be leveraging their national wide presence of Reliance consumer businesses. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ओमनी चैनल अप्रोच ये लोग अपनाने वाले हैं एंड यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को दे विल बी गोइंग टू टैप ऑन। ओके, सो दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय मुकेश अंबानी व्हेन द डी मर्जर वाज अनाउंस्ड। लेट्स अंडरस्टैंड द डी मर्जर। अगर आप समझेंगे तो एकदम सिंपल भाषा में रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है। ठीक है, उसके में से यहाँ पे जो कि बहुत मल्टीपल एंटिटीज़ के थ्रू ऑपरेट होता है, अब उसका डीमर्जर हो रहा है। हर बंदा जो कल यहाँ पे जियो फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्ड करता था उसको एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मिलेगा। 1:1 का यहाँ पे रेशो दिया गया है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देन अगर आप देखोगे तो जो इनका बिजनेस है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस क्या क्या है, तो बेसिकली दे आर एनबीएफसी, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक एंड पेमेंट एग्रीगेशन के इस तरह के बिजनेसेस में दे आर गोइंग टू फोरे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक और चीज़ समझेंगे तो बेसिकली ये पूरा होल्डिंग स्ट्रक्चर है। ये RIL है, ये RIHL है और ये पेट्रोलियम ट्रस्ट है जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। बट बेसिकली ये जो RIHL है ये इसके अंदर सारे अभी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस आ जाएंगे। ठीक है, और इसको ही रीनेम करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बना दिया जाएगा। ओके, दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर। एंड पोस्ट जो डीमर्जर होगा उसके बाद आपको कैसा दिखेगा, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। ठीक है, जो RIHL जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बन जाएगा। उसके अंदर 2-3 होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनीज रहेंगी। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर स्टेक होल्ड करेगा। इसके बारे में अपन समझते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। एंड दिस इज बेसिकली दिस इज द रीजन वाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज गेटिंग सो मच वैल्यूएशन। तो अगर अपन सादी भाषा में समझे, देखो ये ट्रेजरी शेयर्स होते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास एक सब्सिडरी कंपनी है पेट्रोलियम ट्रस्ट। ठीक है, वो ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लगभग 6% स्टेक होल्ड करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेजरी शेयर्स। अब ये क्यों आया था, बेसिकली दिस वाज बिकॉज ऑफ मर्जर ऑफ रिलायंस पेट्रोलियम इन 2002। ठीक है, तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही शेयर ओन करती है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे रिलायंस के जो शेयर होल्डर्स हैं इसमें अब जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे डीमर्ज हो जाएगा तो वो जो 6% स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो पहले था अभी, अब वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास होगा। बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल होल्ड 6% स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे जो 6% स्टेक का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इफ़ यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट विल बी गोइंग इनटू lakhs of crore rupees। ओके, दिस इज द मेन रीजन वाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको इतना ज़्यादा वैल्यूएशन दिया जा रहा है। दो आप अगर आपने जो मार्केट में जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि 1-1.5 लाख करोड़ का इसका वैल्यूएशन होगा, तो लगभग मेजॉरिटी ओके सिग्निफिकेंट लाइक 80-90% ऑफ द वैल्यूएशन इज कमिंग फ्रॉम दिस 6% स्टेक विच विल बी हेल्ड बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली पूरा मैटर है। अगर अपन समझे, अब इस डीमर्जर के कारण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है विच नो बडी इज टॉकिंग अबाउट। ओके, प्लीज डू कॉमेंट इन द सेक्शन कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा। ओके, सो इट इज अ मैजिक ऑफ अ 4% गेन टू द शेयर होल्डर्स। अभी अगर अपन साफ सी बात समझे तो यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जितने भी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, हर शेयर होल्डर को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिलेंगे। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक शेयर होल्डर है।
ठीक है। तो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी खुद के ही शेयर्स मिलेंगे, विच इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो द रूल सेज कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम ट्रस्ट का जो स्टेक है 6%, ठीक है, उसको यहाँ पे शेयर्स इशू नहीं होंगे, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं समझाऊँ आपको कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो 6% स्टेक है जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स उसको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आई विल ट्राई टू अगेन एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल थिंग, मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 2 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, एक तो बाकी सारे शेयर होल्डर और एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक शेयर होल्डर है। ठीक है, अब क्या होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हर शेयर होल्डर को यहाँ पे शेयर्स मिलेंगे जियो फाइनेंशियल के, तो इस स्कीम के तहत तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी खुद के शेयर्स मिलने चाहिए। बट एक कंपनी जब खुद के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती है तो इसलिए वहाँ पे उनको शेयर्स इशू नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो 6% स्टेक है ना ट्रेजरी शेयर, ये अभी भी प्रमोटर के क्लासिफिकेशन में आता है, प्रमोटर ग्रुप के अंदर क्लासीफाई होता है। इसके कारण एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है जो कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि 4% गेन होगा शेयर होल्डर्स को, पब्लिक शेयर होल्डर्स को। अगर आप देखोगे जो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर होल्डिंग पैटर्न है एज पर द स्कीम डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये जो डेटा लिया गया है स्कीम डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अगर आप बीएसई पे देखोगे देयर वुड बी अ स्लाइट चेंज। तो प्रमोटर का 49% स्टेक है उस स्कीम के हिसाब, स्कीम डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, जिसके अंदर 6% वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टेक है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर तो वो 6% स्टेक वापस खुद के कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकता है, तो उन 6% शेयर्स को तो कभी यहाँ पे शेयर्स इशू नहीं होंगे। बेसिकली पेट्रोलियम ट्रस्ट को शेयर्स इशू नहीं होंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। इसके कारण क्या होगा, प्रमोटर का स्टेक रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो कि आप देख सकते हो उनका जो 49% स्टेक है वो 45.80 हो जाएगा। ठीक है, विच विल बी समहाउ गेन टू द शेयर होल्डर्स, जो कि पब्लिक शेयर होल्डर्स है उनको लगभग 4% का गेन होगा। ओके, दैट इज वेरी मिनिमल थिंग, उसका प्राइस इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग विच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ पे इस पूरी स्कीम से ये गेन हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। अभी ट्रेजरी शेयर्स और क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखो, ट्रेजरी शेयर्स वही है, सिंपल भाषा में अगर समझे, जब कंपनी खुद के शेयर होल्ड करती है तो उसको ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं। अच्छा, ये डीमर्जर वगैरह क्यों लाया जा रहा है, देखो ऑब्वियसली वैल्यू अनलॉकिंग इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, बट इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है 2022 की कंपनी लॉ कमेटी की रिपोर्ट। अच्छा, कंपनी लॉ कमेटी क्या होती है? कंपनी लॉ कमेटी एक सरकार की बनाई हुई कमेटी है जो कंपनीज एक्ट और अदर कॉर्पोरेट एक्ट्स में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए वो रिकमेंडेशन देती है। तो 2022 की कंपनी लॉ रिपोर्ट ने क्या बोला था, एक कंपनी को ट्रेजरी शेयर्स होल्ड करने के लिए नॉट अलाउड का रिकमेंडेशन दिया था। कोई भी कंपनी ट्रेजरी शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है, अगर वो होल्ड कर रही है तो 3 साल के अंदर उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। ठीक है, रिलायंस के लिए खुद के शेयर्स जियो जो कि वो होल्ड करती है 6%, वो ट्रेजरी शेयर्स है। बट जब जियो 6% स्टेक होल्ड करेगी रेल के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो ट्रेजरी शेयर नहीं कहलाएगा। इस डीमर्जर के कारण से जो ट्रेजरी शेयर्स का पंगा है वो खत्म हो जाएगा रिलायंस के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ बेसिकली दे आर टेकिंग एन एक्शन टू कंप्लाई विद द फ्यूचर लॉज। अभी इस तरह का कोई लॉ नहीं है जो ये बोलता है, रेस्ट्रिक्शन डालता है जियो फाइनेंशियल की कोई भी कंपनी अपने ट्रेजरी शेयर्स ओन नहीं कर सकता, तो वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अच्छा, हिस्टोरिकली बहुत सारी कंपनीज अपने खुद के शेयर ओन करती थी बिकॉज ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक मर्जर, और यू कैन से multiple types of the scheme. ठीक है, JP Associates, M&M, IOCL, BPCL, United Spirits had their treasury shares. ठीक है, अच्छा, इवेंचुअली जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 6% स्टेक है ना, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा टू शोर अप द बैलेंस शीट। बिकॉज आप समझिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, आपका जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर पैसा चाहिए जो, तो 6% स्टेक को या तो आप प्लेज वगैरह कर सकते हो, बट अगर आपने प्लेज करके लोन लिया तो इट विल बी अनदर कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका शेयर अगर आपने वो बेचे नहीं, ये 6% स्टेक अगर आपने नहीं बेचा तो आपके पास कोई पैसा नहीं है। एंड सिंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, ठीक है, तो उनको पैसा तो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए जो कंसेंसस एस्टिमेट है, जो मोटा मोटी बाजार का मानना है कि आने वाले कुछ समय में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टेक मोनेटाइज करना पड़ेगा, यानी बेचना पड़ेगा। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट। ये 6% स्टेक का होता क्या है, वेदर प्रमोटर फैमिली विल बाय द शेयर्स और एनी अदर पी इन्वेस्टर विल बाय द शेयर। इट कुड हैपन अ फैक्ट कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये स्टेक कोई पी इन्वेस्टर खरीद ले, बिकॉज रिलायंस कीप ऑन लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन ऑल ऑफ इट्स न्यू बिजनेसेस, तो दैट कुड ऑल्सो हैपन।
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और अगर आप देखोगे तो आरबीआई की रेगुलेटरी कैपिटल, टायर 1 कैपिटल वगैरह जब भी कैलकुलेट होता है ना, तो उसके लिए आपको ये जो एमटीएम गेन्स होते हैं, बेसिकली जो रिलायंस का मार्केट कैप के हिसाब से जो शेयर का वैल्यूएशन आ रहा है वो कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो रेगुलेटरी कैपिटल नहीं बनेगा। दैट्स वाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या होता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट टू वॉच। क्या ये अभी 1 2 3 4 महीने 5 6 महीने साल भर में होगा? हाल फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस हैज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल पावर टू गेट द मनी। ठीक है, ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस, तो दे कैन इंस्टेंटली वो लैंड कर सकते हैं, उस बिजनेस में घुस सकते हैं, तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, बट इवेंचुअली इसको करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है, मार्केट जो इसको होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट देता है 20 से 40% का होता है, वो दे रहा है। वैल्यूएशंस पे अपन बाद में समझेंगे। अच्छा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल बिकम अ 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। इट विल बी आफ्टर एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कंपनी का नेटवर्थ के हिसाब से जो है ये इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये इस नेटवर्थ के अंदर वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो स्टेक है 6% स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो मार्केट कैप के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ये आपका बजाज फाइनेंस है जो इनका मेन पेयर होगा, जो कि जस्ट हाफ ऑफ द वैल्यूएशन पे है। ठीक है, नाउ की कंपनीज ऑफ बिजनेसेस क्या है? अभी अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एज सच कोई कॉमर्शियल या फिर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस इतना नहीं है। ठीक है, दे आर स्टिल इन द फेज ऑफ फोरेइंग और एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है, बट यहाँ पे रिलायंस ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खुद को प्रिपेयर कर रखा है। लाइक दे हैव की लाइसेंसेज, दे होल्ड अ एनबीएफसी लाइसेंस जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग में फ़र्क समझ लेते हैं। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है अपनी बजाज फाइनेंस, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कुड बी एनीबडी। ठीक है, बहुत सारी जो एनबीएफसी है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बाजार से यानी रिटेल इन्वेस्टर से डिपॉजिट ले सकता है। जैसे कि एक बैंक में आप आपका अकाउंट खुलाते हो, वैसे ही बजाज फाइनेंस में भी आप अपना एफडी वगैरह करवा सकते हो। इट इज़ अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड, दैट्स वाई हर कंपनी, हर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बनना चाहता है। बट रिलायंस का जो ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। सरकार ने यानी आरबीआई ने डिपॉजिट टेकिंग लाइसेंस फॉर एनबीएफसी देना बंद कर रखा है काफ़ी टाइम से, या इट कुड हैपन कि इनको डिपॉजिट टेकिंग लाइसेंस मिल जाए, दे मे अप्लाई। ठीक है, बट हाल फिलहाल इस पर कोई अभी चर्चा नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अच्छा, इनकी क्या क्या बिजनेसेस हैं? तो दे ओन अ पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी, दे ऑल्सो ओन अ कंपनी कॉल रिलायंस रिटेल फाइनेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये पता है क्या कर रही है? ये बहुत सारे रिलायंस रिटेल के स्टोर्स में आपको कंज्यूमर फाइनेंस, ड्यूरेबल फाइनेंस के ऑप्शन देती है। अगर आपने कभी कोई भी रिलायंस का स्टोर विजिट किया होगा, वहाँ पे आप जब भी वॉशिंग मशीन, मोबाइल खरीदने जाते हैं, आपको दिखेगा आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवा लीजिए, फलाना से फाइनेंस करवा लीजिए। सिमिलरली रिलायंस रिटेल फाइनेंस ये ऑफरिंग अभी पाइवट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे सेलेक्टेड स्टोर्स पे फाइनेंस ऑप्शन ऑफर कर रहा है। ठीक है, देन देयर इज अ पेमेंट एग्रीगेटर ऑप्शन। ठीक है, पेमेंट इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन का काम है, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। देन दे हैव इंश्योरेंस ब्रोकिंग ऑल्सो। देन दे ओन अ पेमेंट बैंक। अच्छा, पेमेंट बैंक क्या होता है? आपने पेटीएम खोला के देखा होगा, पेटीएम के पास एक पेमेंट बैंक है, एयरटेल के पास एक पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक इज बेसिकली यू कैन से एक बैंक का छोटू वर्जन, नॉर्मल बैंक का छोटू वर्जन। ठीक है, अभी पेमेंट बैंक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ यूनिवर्सल बैंक, इट कैन हैपन। ठीक है, जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन बैंकिंग सर्विसेज भी ऑफरिंग कर सकता है, एनईएफटी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग वगैरह। ठीक है, मनी भी लैंड कर सकता है, वो सब हो सकता है, और आप पैसे भी उठा सकते हो। बट एक कॉर्पोरेट को यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिलना इज अ टास्क। इंडिया की हिस्ट्री में अभी कोई भी कॉर्पोरेट जो अदर बिजनेसेस में है उसे बैंक का लाइसेंस नहीं मिला है। इवन यहाँ पे आरबीआई ने बहुत सारे स्टेंसेस में ये भी किया है कि अगर कोई बैंक कोई अदर फाइनेंशियल सर्विसेज ओन करता है तो वो डिस्पोज ऑफ करवा देता है। ठीक है, दे कैन नॉट होल्ड अ पर्टिकुलर, एक लिमिट होता है, उसके बाद उनको अपना स्टेक डिस्पोज करना पड़ता है, भले वो इंश्योरेंस हो या फिर एएमसी हो या फिर एनी अदर बिजनेस हो। ठीक है, पेमेंट बैंक कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सल बैंक लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। आरबीआई ने प्रपोजल दिया था कि कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग लाइसेंस दे देना चाहिए, यानी टाटा, बिरलाज, इनको बैंकिंग लाइसेंस दे देना चाहिए, बट दैट प्रपोजल इज मोस्टली ऑन होल्ड। ठीक है, अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और ईटी प्राइम की एक रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से दे कैन गेट इनटू द एएमसी इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग बिजनेस। ठीक है, जो कि लाइसेंस बिजनेस है, इनको लाइसेंस मिलना बहुत ईजी है। आई थिंक इन्होंने इंश्योरेंस के लिए तो अप्लाई भी कर दिया है। दे मे एंटर इनटू द पार्टनरशिप्स आल्सो विद अदर बैंक्स।
दे में ऑल्सो अक्वायर बिजनेसेस लाइक इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, फिनेंशियल फिनटेक्स वगैरह को भी एक्वायर कर सकते हैं, दे कैन एक्वायर एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारी फिनेंशियल पावर है इनके पास, दे हैव अ लॉट ऑफ कैश इन देयर कैश रिच कंपनी, ठीक है, सो दिस विल बी अ बिजनेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये रिलायंस का बिजनेस किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या प्लान्स होने वाले हैं, ये अभी देखना बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर अपन समझेंगे, इट इज़ अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ बोरिंग, ठीक है, रिलायंस हैज़ द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग, बहुत ही कम NBFCs है जिनके पास AAA क्रिसिल की रेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन समझे तो ये किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रिलायंस को देखोगे तो उसकी बोरिंग कॉस्ट रहती है 6.2% के आसपास, ठीक है, विच इज़ सिमिलर टू द गवर्नमेंट जिस पे पैसा उठाती है, ठीक है, 6.2। बजाज फिनेंस की कॉस्ट ऑफ फंड है 7.4%। अगर मैं आपको एक केस स्टडी बताऊं, SBI कार्ड जो एक NBFC है, लिस्टेड है, क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करती है, वो सेम कॉस्ट ऑफ फंड पे पैसा उठाती है जिस पे SBI कार्ड है, जिस पे SBI को मिलता है, ठीक है। तो SBI कार्ड इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द देयर पेरेंट SBI। सिमिलरली जियो फिनेंशियल कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द देयर पेरेंट विच इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम होगा एंड दे कैन ऑल्सो गेट इन टू लॉट ऑफ, मतलब है ना, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बजाज फिनेंस सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड कम है, दूसरा उनका अंडर राइटिंग बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। एंड बजाज फिनेंस ऑल्सो सेड इन देयर कॉन कॉल कि दे आर लूजिंग मार्केट शेयर इन कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस यानी वॉशिंग मशीन वाला फाइनेंस वाला बिजनेस। अच्छा, इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है, आप किसी से भी कंपेयर कर लो, ठीक है। दे हैव 18,000 प्लस स्टोर्स, 43 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स है, 24.9 रिटेल में कंज्यूमर्स है, रिटेल के अंदर कंज्यूमर्स है, एंड दे हैव 2 करोड़ मर्चेंट्स एट द जियो मार्ट। तो आप देख लो, कंज्यूमर लेंडिंग करना हो या मर्चेंट लेंडिंग करना हो, रिलायंस कैन एंटर इनटू एनी अदर फेज, ठीक है। अच्छा, बजाज से अगर आप कंपेयर करोगे तो बजाज के पास 63 मिलियन कस्टमर्स हैं, और अगर आप रिलायंस जियो से कंपेयर करोगे तो वो रिलायंस के पास 428 मिलियन कस्टमर्स होंगे, ठीक है। उनको मोनेटाइज करना एक अपने आप में डिफरेंट मैटर है, बट या सो दे हैव अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एक फिनेंशियल सर्विसेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है, आइदर डिजिटल और फिजिकल और बोथ, ठीक है। तो रिलायंस के पास दोनों तरीके से, इनको डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज दे नीड टू मेक एन ऐप और काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक जो एग्जिस्टिंग ऐप्स वगैरह हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं ऑफरिंग्स के लिए, बट एक फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक ऐप आना जरूरी है। आई थिंक दे वुड बी वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ सुपर ऐप ऑल्सो, सो इट मे हैपन दे विल ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज का एक अलग ऐप भी होगा जो कि एक की मॉनिटरेबल इवेंट होगा, ठीक है। मेन फोकस क्या होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो होगा रिटेल लेंडिंग, यानी रिटेल को पर्सनल लोन्स देना, ठीक है। एंड दे वांट टू गेट इनटू एनालिटिक्स बेस्ड रिटेल लेंडिंग। तो एनालिटिक्स बेस्ड रिटेल लेंडिंग क्या होता है, जहाँ पे आप खुद के ही सॉफ्टवेयर, खुद के ही सिस्टम्स के थ्रू जज करते हो इस बंदे को लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है। बजाज फाइनेंस भी ऐसे ही करता है, इसलिए बजाज फाइनेंस 2 मिनट के अंदर आपको लोन देता है। जैसे यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, बजाज फाइनेंस आपको बता देगा आपको लोन चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन द क्रेडिट ब्यूरोज, यानी योर क्रेडिट हिस्ट्री, जो कि आपको सिबिल स्कोर वगैरह होता है, बिकॉज बहुत सारे इंडिया में लोगों के पास सिबिल स्कोर भी नहीं होता, प्लस गेटिंग अ सिबिल स्कोर फ्रॉम अ क्रेडिट ब्यूरोज इज ऑल्सो अ टास्क, ठीक है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो रिटेल लैंडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होता है आप किस रेट पे दे रहे हो, तीसरी चीज़ होती है आप कितना जल्दी दे सकते हो। क्योंकि अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो तो आप जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन आपका अच्छा हो तो आप उसके लिए वेट नहीं करोगे। घर खरीदने के लिए आप फिर 2 दिन वेट कर लेते हो, 4 दिन वेट कर लेते हो, बैंक के चक्कर काट लेते हो, बट एक मोबाइल फोन या नॉर्मल कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान खरीदने के लिए यू विल नॉट गोइंग टू वेट, आपको जिसका समझ में आएगा आप उसका ले लोगे, तो वहाँ पे कस्टमर वेट नहीं करता है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि बजाज फाइनेंस का है, दैट इज व्हाट मेकिंग देम अ डिफरेंस। हु विल लीड द शो, मैनेजमेंट यहाँ पे कौन कौन होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय हु हैज क्रिएटेड अ रिटेल लैंडिंग बिजनेस फॉर ICICI बैंक, KV कामत विल बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ही विल ऑल्सो बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इससे पता चलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ पे होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इससे पता चलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल फोकस कितना है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे, ठीक है। देन देयर विल बी अनदर गाय हु इज मिस्टर हितेश सेठिया, ही इज ऑल्सो एक्स ICICI बैंक, ठीक है, विद 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस। ही विल बी द MD एंड CEO, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय ऑफ द कंपनी, जिसके लिए अभी RBI का अप्रूवल आई थिंक लगेगा एंड इट इज पेंडिंग। देन देयर इज अ मिस्टर राजीव महर्षि,
ही इज़ द एक्स कैग, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, बेसिकली सरकार का ऑडिटर, ठीक है, एंड ही विल बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन देर इज अनदर डायरेक्टर मिस्टर सुनील मेहता, जो कि MD एंड CEO रह चुके हैं PNB के। देन देर इज ईशा अंबानी, जो रिलायंस रिटेल को हेड करती है और वो JFS के बोर्ड पे भी होगी। बेसिकली टू सी व्हाट कैन बी द ऑप्शनैलिटीज़ बिटवीन JFS एंड रिलायंस रिटेल को कैसे साथ में ऑफर किया जा सकता है, तो वो इसके लिए उन्हें बोर्ड पे रखा गया। अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विल बी ICICI बैंक में कितना अट्रीशन होता है या फिर अदर बैंक्स में कितना होता है, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट होगा। एक बैंक को, एक फाइनेंशियल सर्विसेज को बनाने के लिए लोगों की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग होगा किस किस तरह के लोग हायर करते हैं। लाइक आई टेल यू एन एग्जाम्पल, जीरोधा म्यूचुअल फंड को लीड करने के लिए दे हायर्ड अ गाय फ्रॉम निप्पॉन हु हेडेड देयर ETF बिजनेस, ठीक है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल्स कि कैसे एक आदमी के कारण बहुत बड़ा बिजनेस बदलता है और चेंज होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल नॉट बी द होल फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ऑफ द रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है, जिसका लगभग अगर आप देखोगे तो नेटवर्थ होता है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहा है वो केवल 27,000 करोड़ का बिजनेस आ रहा है। Significant part of the business, or you can say asset, non-operating assets are still in the financial services, will be still in the Reliance Industries, ठीक है। तो सारा बिजनेस नहीं आ रहा है, केवल 25% बिजनेस ही फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कि ऑपरेटिंग होगा या ऑपरेटिंग होने वाला होगा वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आ रहा है। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट विच नो बडी इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। देन लेट्स अंडरस्टैंड द सम फिनेंशियल्स। तो इसकी नेटवर्थ करीबन 27,000 करोड़ है, ठीक है। इसकी रेगुलेटरी नेटवर्क जो आ रही है वो करीबन 15 से 18,000 करोड़ के आसपास आ रही है, ठीक है। नेटवर्थ के मामले में अगर आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 4th नंबर पे होगा, ठीक है। कोर नेटवर्क जो है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास आ रही है। सो दिस इज़ द बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग। कोर कैपिटल जिसको बोलते हैं, टायर 1 जो कैपिटल होगी 14,000 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है। इंडस्ट्री साइज बहुत बड़ा है। इंडिया में लर्निंग की कोई कमी नहीं है। वी आर स्टिल इन द फेज ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। तो एवरी बैंक NBFC इज डूइंग वेल करेंटली, ठीक है। एक साइकिल आएगा जहाँ पे डाउन टर्न होगा, NPA का साइकिल आएगा, वो सब चीज़ें होंगी। हाँ, NPA वगैरह ये सारी चीज़ें कितना इनको नुकसान होता है वो सब इट विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक बैंक को प्रॉफिटेबल बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज यू हैव टू लॉट ऑफ स्पेंड ऑन द मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो वो सारी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना रहेगा। अंडर राइटिंग कैसे करते हैं, मतलब सही बंदे को लोन दे सकते हैं क्या, सही रेट पे दे सकते हैं क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो देखनी चाहिए, ठीक है। हालांकि बजाज फाइनेंस, पेटीएम, अदर NBFCs पे एक अब बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाएगा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ बजाज फाइनेंस विल इम्पैक्ट, ठीक है। बट मोटा मोटी अगर आप समझोगे, जब भी एक बड़ा प्लेयर एंटर होगा तो दूसरे बड़ा प्लेयर को नहीं मारेगा, बट अदर जो छोटे प्लेयर्स हैं, छोटी NBFCs हैं, उन पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट एक और चीज़ भी है यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, इंडिया में फिनेंस का मार्केट बहुत बड़ा है। देयर इज लॉट ऑफ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी, MSME वगैरह हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है। अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। तो वहाँ पे हो सकता है कि डिमांड ही इतनी बढ़ जाए कि ये स्पेस फिलअप हो जाए, ठीक है। जस्ट लाइक हैपनिंग इन द पेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, वैल्यूएशन क्या होगा? लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग द वैल्यूएशंस बिटवीन 150 to 200 रुपीज़ पर शेयर, ओके। सो दिस इज द बेसिकली एस्टिमेट्स। अब अपन जानते हैं द अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट कि कल, और यू कैन से आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर लिस्ट नहीं होने वाला है। इसको लिस्ट होने में लगेंगे 2-3 महीने। अब यहाँ पे समझते हैं एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन जो आज आपने देखा होगा, और या फिर अभी आप देखेंगे वीडियो देखने के बाद। तो क्या करने वाला है, NSE 20 जुलाई को बेसिकली एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करेगा। अब उसमें होगा क्या, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर कल मान लीजिए रिलायंस का शेयर प्राइस था 1,000 रुपये, आज जो स्पेशल ट्रेडिंग के उसमें रिलायंस प्री ओपन सेशन में, ठीक है, 900 रुपये हुआ, तो जो डिफरेंस होगा, यानी ट्यूसडे की प्राइस और स्पेशल सेशन की क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अपन देख लेते हैं, अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, 2800 के आसपास रिलायंस का भाव है। इसमें से अगर कल को वो लिस्ट होता है 2600 रुपये पे, तो जियो फाइनेंशियल को वैल्यूएशन मिल गई 200 रुपये की, ठीक है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग विल हैपन। अच्छा, 200 रुपये पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर कब लिस्ट होगा? 2 महीने बाद,
ठीक है। अच्छा, ये तब तक के लिए ये सारे जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है इंडेक्स में रहेगा और 3-4 दिन बाद लिस्टिंग के बाद इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिकली मैथ्स कि आप ये समझिए कल और आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर नहीं हो रहा है, बट आज जो हुआ है या फिर जो प्री ओपन सेशन है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कितना वैल्यूएशन मिल रहा है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द ट्यूसडे एंड प्री ओपन प्राइस में जो सेटल होता है स्पेशल ट्रेडिंग ऑप्शन में जो सेटल होगा उससे आपको पता चलेगा, दोनों का डिफरेंस देखोगे यानी 2800 माइनस 2600, उससे आपको पता चलेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन कितना है। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू वी सी, जो कि मैंने वीडियो में बात करी थी किस तरह के लोग हायर होने वाले हैं, उस 6% स्टेक का क्या होने वाला है, कोई बड़ा पी इन्वेस्टर आता है क्या, बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस किस तरह की पार्टनरशिप्स होती है, किस तरह की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। द अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट विच विल बी मॉनिटर्ड बाय द मार्केट इज द एजीएम, जो कि हमेशा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। यहाँ पे देखना रहेगा कि एजीएम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आता है या नहीं। ओके, सो दिस इज द बेसिकली द एनालिसिस ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अ वेरी डीप डाइव। ठीक है, आपको लगेगा बहुत डिटेल वीडियो, बट आवर फोकस इज ऑलवेज टू गिव अ 360 degree information with giving all the facts, narratives, everything in one sense. Okay, so आपने देख लिया रिस्क भी बहुत सारी है, पॉजिटिव साइड भी बहुत सारी है। ठीक है, और रिलायंस के पेरेंटेज के कारण थोड़ा बहुत आपको वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ये जो 150 रुपये और ये जो 200 रुपये का वैल्यूएशन है, क्या ये पीक वैल्यूएशन है या क्या है? तो देखो, इसको जो अभी प्राइस टू बुक का रेशियो मिल रहा है एक फाइनेंशियल सर्विसेज को हमेशा उसकी तरह देखना चाहिए। तो वो होता है लगभग 4 के लगभग, अगर आप देखोगे तो 2 का प्राइस टू बुक मिलता है। ठीक है, यानी 27,000 करोड़ की नेटवर्थ है तो आपका मार्केट कैप 50,000 करोड़ होना चाहिए। बट सिंस दे ऑल्सो होल्ड वो 1 लाख करोड़ के शेयर्स भी है, तो यहाँ पे इसको 4 का प्राइस टू बुक देके लगभग इसको 1-1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उस 6% स्टेक को तो बाजार अभी काउंट ही नहीं कर रहा है, वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के हिसाब से देख लो आप पैसा। तो बजाज फिनेंस है जो लगभग 6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है, अदर बैंक्स ट्रेड ऑन नॉर्मल 2 to 3 काइंड ऑफ अ प्राइस टू बुक रेशो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट metric in banking and NBFC for valuation is price to book। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया ऑल्सो। ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो पिंगिंग अप सम मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज विच वी हैव मेड। ठीक है, हमने यूग्रो कैपिटल का एनालिसिस किया था, वी हैव डन अ मैप माई इंडिया का एनालिसिस, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग दीज वीडियोज़, आप जो आई बटन दबा के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।